नमस्कार साथियों, मैं राजीव यादव एमजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रक्त परिसंचरण तंत्र, जो कि प्रमुखतः टारगेटेड रहेगा अग्निवीर के बैच के लिए। तो आइए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होगा थंबनेल में, रक्त और परिसंचरण तंत्र आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे, ऐसा कोई भी टॉपिक हम शुरू करते हैं तो पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो टॉपिक का नाम है उस टॉपिक का उस नाम का मतलब क्या है। जैसे आज का टॉपिक रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, तो इसका मतलब क्या होता है? वह तंत्र जो शरीर में रक्त का संचार करके ऑक्सीजन, पोषक तत्व व अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, उसको परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में ऐसा तंत्र जो ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ, पोषक तत्व का पूरी बॉडी में परिवहन करे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करे, उस तंत्र को हम क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। इस परिसंचरण का कार्य कौन करता है? तो वह कार्य करता है रक्त। तो इसको हम रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जानते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। अगला है रक्त का, यदि हम देखें तो एक सामान्य जानकारी, सामान्य परिचय। रक्त क्या है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की? विलियम हार्वे ने। पूछा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो किसका नाम आएगा? विलियम हार्वे का। फिर है रक्त क्या है? रक्त एक द्रव संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? द्रव संयोजी ऊतक है। ऊतक के बारे में हमने ऊतक की क्लास में पढ़ा था। ऐसे ही तो जो द्रव है, रक्त है, रक्त कैसा है? लिक्विड, यानी कि द्रव संयोजी ऊतक है। मात्रा यदि हम बात करें तो रक्त है, वयस्क मनुष्य में, वयस्क मानव में रक्त की लगभग 5 से 5.5 लीटर या 5 से 6 लीटर इसकी मात्रा होती है। औसतन इसको 5.5 यानी कि 5.5 लीटर भी बोल दिया जाता है कि लगभग 5.5 लीटर रक्त की मात्रा, औसतन रक्त की मात्रा होती है एक वयस्क मनुष्य में। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा? हीमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त की जो उत्पत्ति होती है मीजोडर्म अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। मीजोडर्म अवस्था से रक्त की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। प्रकृति यानी कि इसका जो नेचर है, रक्त का नेचर कैसा है? तो यह तरल संयोजी ऊतक है, कोलाइडी विलयन है। तरल संयोजी ऊतक कोलाइडी विलयन है, जिसका पीएच लगभग 7.4 होता है। तो इसकी प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। कैसी होती है इसकी प्रकृति? हल्की क्षारीय। रक्त की प्रकृति होती है हल्की क्षारीय। पीएच मान इसका होता है 7.4। रक्त तरल संयोजी ऊतक कोलाइडी विलयन है। रक्त का जो निर्माण है वह जन्म से पहले, यदि हम बात करें जन्म से पहले यानी कि भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण यकृत या प्लीहा के द्वारा किया जाता है। यकृत यानी कि लीवर, प्लीहा यानी स्प्लीन। इसी प्लीहा को तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। जन्म के बाद यदि हम बात करें, जन्म के बाद शिशु व वयस्क में रक्त का जो निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है? किसके माध्यम से होता है? तो अस्थि मज्जा, इसको बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। बोन मैरो, अस्थि मज्जा में जन्म के बाद रक्त का निर्माण होता है। रक्त का पीएच लगभग 7.4 या हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। औसत मात्रा कितनी? लगभग 5 से 6 लीटर या 5.5 लीटर इसकी औसत मात्रा होती है। शरीर के वजन का, कि व्यक्ति है उसके पूरे शरीर के वजन का उसमें कितना रक्त पाया जाएगा? तो शरीर के कुल वजन का 7% व्यक्ति में रक्त होता है। लगभग 7% उसके कुल वजन का रक्त व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। ये आप देख रहे होंगे डायग्राम में, एक परिसंचरण तंत्र यकृत, ये यहाँ से क्या रहेगा? आपका लीवर रहेगा, इधर क्या रहेगा? ये स्प्लीन रहेगा। ये वाला एरिया क्या रहेगा? स्प्लीन रहेगा। आगे, मानव शरीर के 1/3 भाग रक्त होता है। यदि हम बात करें, पिछली वाली स्लाइड में देखा कि कुल कितना प्रतिशत उसके वजन का? तो उसके वजन का 7% होता है। व पूरे भाग का, शरीर के पूरे भाग का कितना हिस्सा? तो 1/3 हिस्सा रक्त होता है। पूरे भाग में यदि हम बात करें तो 1/3 हिस्सा रक्त का यहाँ पर होता है। लाल रंग जो रक्त होता है, रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। जैसे ही रक्त शब्द आता है तो हमारे दिमाग में एक ही इमेज बनती है, लाल। रक्त
खून, ब्लड यानी कि लाल कलर। हालांकि ब्लड जो है WBC भी होता है और RBC भी होता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं और रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है वो रेड ब्लड सेल्स की ही बनती है। तो हम बात करेंगे इसका रंग जो लाल है वह किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन नाम के वर्णक की कहानी भी मैं पिछले एक शॉर्ट में बता चुका हूँ कि क्या होता है, कैसी चीजें होती हैं, वहां से उस चीज को भी आप देख सकते हैं। हालांकि इस क्लास में भी इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो रक्त का रंग लाल होता है वह किसके कारण होता है, तो रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन नाम के वर्णक के कारण होता है। रक्त का ब्लड बैंक, ब्लड बैंक यानी कि रक्त कहाँ पर स्टोरेज किया जाता है, रक्त का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन या उसी को प्लीहा या उसी को तिल्ली। स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली एक ही अंग के नाम है, अलग अलग नाम है लेकिन अंग कैसा है, एक ही है। तो रक्त का ब्लड या ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली। शरीर का रक्त वाहिकाओं, शरीर का जो रक्त है, रक्त वाहिकाएं हैं जो वह धमनी और नसों या धमनी और श्रावों, लसिका वाहिकाओं की संरचना, कार्य और बीमारियों का अध्ययन। हम बात करें कि जो वाहिकाएं हैं, लसिका वाहिकाएं हैं, इनकी संरचना, कार्य व बीमारियों का अध्ययन बोले तो क्या बोलेंगे इसको, एंजियोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। क्या कहेंगे इसके अध्ययन को, एंजियोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है। आप लोगों के नोट्स में, आप लोगों की PPT स्लाइड में जो भी कंटेंट लाया जाता है वो बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट ही लाया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट करके ही उस कंटेंट को डाला जाता है। थ्योरी ऐसी नहीं है कि आपको लंबी चौड़ी भाषा ऐड कर दी जाए, फिर उस लैंग्वेज में से आपको पॉइंट निकालने पड़े। हम ऑलरेडी पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर लेके आते हैं, तो हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर एक पॉइंट को याद करना जरूरी है। लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं या RBC की यदि हम बात करें तो RBC को स्टोर करने का है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर किया जाता है। RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, इसको 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 35 से 42 दिन, 35 से 42 दिन इसको स्टोर कर सकते हैं। 2 डिग्री से 6 डिग्री की सेल्सियस ताप होना चाहिए और लगभग इतने, उसके बाद इसको रिसाइकिल वगैरह किया जाता है। प्लेटलेट्स, रक्त का हिस्सा होता है प्लेटलेट्स, इसको कमरे के तापमान पर लगभग क्या होगा 20 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस पर हिलाते हुए, यानी कि उसको हिलाते डुलाते रहते हैं और 5 से 6 दिनों तक इसको स्टोर कर सकते हैं प्लेटलेट्स को। यदि हम बात करें प्लाज्मा को, तो प्लाज्मा 30 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होना चाहिए, इससे पर 1 साल या लगभग 12 महीने यानी कि 1 साल तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो जनरल सा इंट्रोडक्शन है RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का, कि RBC को 2 से 6 डिग्री सेल्सियस ताप पर लगभग 35-40 या 35-42 दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। प्लेटलेट्स को कमरे के तापमान पर स्टोर कर सकते हैं, लगभग 2 से 4 दिन, 5 से 7 दिन इसको स्टोर कर सकते हैं। प्लाज्मा को यदि बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस या इससे कम तापमान पर लगभग 12 महीने या 1 साल के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं। रसायन है जो, यानी कि ब्लड है, इसको लिक्विड बनाए रखने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, इसमें सोडियम सिट्रेट या सोडियम बेंजोएट, क्या मिलाया जाता है इसमें, सोडियम सिट्रेट या सोडियम बेंजोएट को इसमें मिलाया जाता है। कौन सा रसायन मिलाया जाता है इसमें तरल बनाए रखने हेतु द्रव रक्त को, तो सोडियम सिट्रेट या सोडियम बेंजोएट नाम का रसायन होता है, उसको इसमें मिलाया जाता है। इकाई क्या, इकाई यानी कि 1 यूनिट में कितना रक्त, लगभग 350 ml रक्त होता है। यूनिट होता है ना, ब्लड डोनेशन करते हैं तो कितना यूनिट सुना होगा, कितने यूनिट रक्त डोनेट कर दिया, तो 1 यूनिट में लगभग 350 ml रक्त की मात्रा होती है। परिसंचरण तंत्र जो है, परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये तो हमने ब्लड की एक जनरल सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया ब्लड के बारे में। अब हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आने वाले अंग किसके माध्यम से होता है, फिर रक्त, उसके रक्त समूह, हर एक चीज पर यहाँ हम बात करने वाले हैं। अब है रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है, तो ओवरऑल यहाँ हमें देखने के लिए मिलेगा रक्त परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार का होता है। ये भी आपको याद रखने वाला ही पॉइंट है कि रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं भाई 3 प्रकार, एक खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम,
और मिश्रित परिसंचरण तंत्र यानी कि मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि मिश्रित, एक रहेगा खुला, एक बंद, एक मिश्रित। अब खुले में क्या होने वाला है, खुला जो परिसंचरण तंत्र है वो कहाँ पर पाया जाएगा, तो वो पाया जाएगा कीट वगैरह, तो कीट वर्ग होता है। यहाँ रक्त कोई निश्चित प्रवाह नहीं होता है, अंदर जो रक्त वाहिकाएं जो भी चीजें होती हैं रक्त वाहिकाएं प्रॉपर नहीं रहेंगी, इनमें रक्त एक प्रकार से धमनिकाओं या क्या बोलेंगे इसको स्राव वगैरह के माध्यम से प्रवाहित नहीं होता है। इनमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती, यानी धमनी जो स्राव होती है रक्त वाहिनियां वो इनमें नहीं पाई जाती है। रक्त खुला बहता है, ऊपर से ऐसे दिखाई देगा इनमें रक्त का प्रवाह। यह बाह्य कंकाल वाले जीवों में पाया जाता है। जो खुला परिसंचरण तंत्र है वह किस प्रकार के जीवों में पाया जाएगा, बाह्य कंकाल वाले जीवों में यह देखने के लिए मिलता है। इसमें रक्त की आपूर्ति ऊतक से ऊतक में होती है। कैसे होती है, ऊतक से ऊतक में इसमें रक्त की आपूर्ति होती है। यह बाह्य कंकाल वाले जो जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो ऑर्थोपोडा यानी कि जो कीट वर्ग होता है उसमें, मोलस्का यानी कि जो सीपी, घोंगा, ऑक्टोपस होता है। ओवरऑल यदि हम बात करें जो कीट वर्ग होता है या बाह्य कंकाल वाले जीव होते हैं उनमें पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। और खुले परिसंचरण तंत्र में किसी प्रकार से रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। इनमें रक्त का प्रवाह ऊतक टू ऊतक, ऊतक से ऊतक रक्त का प्रवाह होता है। ये देख रहे होंगे आप, यहाँ रहेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये अलग से बाहर से दिखाई देता है कि ब्लड का प्रवाह है, किसी को डर तो नहीं लग गया, ये बाहर थोड़ी ना आने वाला है, ये बाहर से दिखाई देगा। इसमें जो रहता है ऊतक से ऊतक रक्त का ट्रांसफर होगा, तो इसमें कुछ धमनिकाएं, स्राएं, कुछ भी रक्त वाहिकाएं इसमें नहीं होती हैं। इधर साइड बगल में ही देखने के लिए मिल रहा है आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इसमें जो रक्त का प्रवाह होगा एक निश्चित वे में, निश्चित दिशा में, निश्चित वाहिकाओं यानी कि धमनी और स्रावों के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवाह होता है, बाहर से इसको नहीं देख पाएंगे। तो ये जो होता है ये होता है जो एनिमल वगैरह होते हैं, यानी कि मानव हो गया, पशु हो गए या आंतरिक कंकाल वाले जीव हो गए, आंतरिक कंकाल वाले जीवों में यह देखने के लिए मिलता है। बंद परिसंचरण तंत्र यानी कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें रक्त वाहिनियों में बहता है। जो बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त रहेगा वह कैसे, रक्त वाहिनियों के माध्यम से रक्त का प्रवाह होता है। इसमें रक्त वाहिनियां उपस्थित होती हैं। जब रक्त वाहिनियों के माध्यम से ही रक्त का प्रवाह होना है तो जाहिर सी बात है कि रक्त वाहिनियां उपस्थित भी होंगी। यह आंतरिक कंकाल वाले जीवों में पाया जाता है। आंतरिक कंकाल वाले जीवन में या जीवों में बोल सकते हैं इसको, कहाँ, आंतरिक कंकाल वाले जीवों में पाया जाता है। इसमें प्रमुख रक्त वाहिनियां धमनी व शिराएं होती हैं। जो आंतरिक कंकाल वाले जीव होते हैं उनमें प्रमुख रक्त वाहिकाएं धमनी और शिरा यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। धमनी और शिरा। अब ये धमनी और शिरा क्या होती है, किस प्रकार का रक्त ले जाती हैं, इस चीज के बारे में ही डिटेल से हमें आगे स्लाइड पर देखने के लिए मिलेगा। उदाहरण क्या है इसमें, स्तनधारी जैसे मनुष्य हो गया, एनेलिडा, केंचुआ वगैरह, जोंक, नेरेस, ये जो होते हैं इनमें कैसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड यानी कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र हमें देखने के लिए मिलता है। आगे चलेंगे। मिश्रित परिसंचरण तंत्र यानी कि एक हो गया, हमने पढ़ा, एक में ऊतक से ऊतक रक्त का प्रवाह होता है, उसमें कोई रक्त वाहिकाएं नहीं होती है तो उसको खुला परिसंचरण तंत्र बोल दिया। अब एक होता है कैसा, बंद, जिसमें रक्त का प्रवाह धमनिकाओं के माध्यम से, स्रावों के माध्यम से, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से होगा। इसमें एक निश्चित वेग होता है, दिशा होती है, प्रेशर होता है, हर एक चीज इसमें देखने के लिए मिलता है बंद परिसंचरण तंत्र। अब मिश्रित क्या होगा, दोनों प्रकार के लक्षण यहाँ हमें देखने के लिए मिलेंगे, कभी खुले की तरह कभी बंद की तरह यह इसमें रक्त का प्रवाह हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें रक्त कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है तथा कभी कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है। इसका कोई भरोसा नहीं होता है, ये कभी निश्चित दाब से आगे जाएगा, कभी पीछे हो जाएगा, कभी विपरीत चला जाएगा, इसका कुछ फिक्स नहीं होता है। ये किस में पाया जाता है, मछली तथा मेढक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है यह परिसंचरण तंत्र, मछली तथा मेढक में यह परिसंचरण तंत्र यानी कि मिश्रित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आगे, रक्त जो है इसके या परिसंचरण तंत्र है, इसके मुख्य भाग को क्या है, परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग क्या क्या है, इस परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से कौन सहायक होते हैं। तो सबसे प्रमुख यदि हम बात करें तो एक तो अपना हृदय है, हार्ट है, हार्ट भी क्या है,
हार्ट क्या है? परिसंचरण तंत्र का मुख्य अवयव है। रक्त, इससे तो पूरा काम ही होना है, इसी को सब जगह आना जाना है। रक्त नहीं आएगा जाएगा तो कैसे चीजों का ट्रांसफर यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और तीसरी कौन है? रक्त वाहिनिका यानी कि ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स यहाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो यह तीन अंग, तीन हिस्से हैं जो परिसंचरण तंत्र के अति महत्वपूर्ण हिस्से माने जाते हैं, जिनके माध्यम से पूरा परिसंचरण तंत्र या पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र हमें कार्य करते हुए नजर आता है। ये आप देख रहे होंगे, ये हार्ट है, हृदय है, मानव हृदय है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये महाशिरा यानी कि शिराएं, कोटरालिंद गांठ, दाहिना आलिंद, आलिंदी निलय गांठ या कार्डियटेडनी दाहिना निलय, यहाँ आपको पूरा इसका देखने के लिए मिलेगा। हृदय के हिस्से महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिराएं, बायां आलिंद, बायां निलय, अंतर निलय पट्टिका, ये यहाँ पर पूरा एक हिस्सा देखने को मिलेगा हार्ट का, हृदय का। हृदय में किस प्रकार से कितने हिस्से होते हैं, कहाँ सिरा होती है, कहाँ धमनी होती है, कौन सी धमनी होती है, कौन सी सिरा होती है, ये हार्ट का आकार है। हार्ट का जो आकार है बंद मुट्ठी के समान या शंक्वाकार होता है, वो वाला नहीं जो आप लोग सोच रहे हो। हार्ट का जैसे नाम आया तो आप लोगों के दिमाग में एक ही इमेज बनती है, जो किले वगैरह पर बना रहता है, वो हार्ट नहीं होता है, वो तो हमारे बुंदेलखंड का हार्ट है। इस प्रकार से होता है, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होता है। तो ये हार्ट नहीं है, ये तो पता नहीं किस एक मजनू ने किसी ने बना दिया होगा। तो जब से लोग बाग यदि सामान्य रहेंगे तो उसको यही समझते हैं यही हार्ट है। ऊपर से क्या होगा, हम किले वगैरह में जाएंगे तो एक इसमें एरो लग जाएगा, और एरो लगने के बाद यूं तरीका से तीर बिल्कुल निकाल दिए जाएंगे, है ना। ये हार्ट नहीं है, ये तो हमारा बुंदेलखंडी किले की दीवारों पर, रोड पर पाए जाने वाला है। ऊपर से इसमें कुछ भी कलुआ और इधर किसी का दूसरा नाम लगा दिया जाएगा, तो ये हार्ट नहीं है। हार्ट का जो वास्तविक आकार है वह यही होता है जो आपने पीछे देखा है। ये वास्तविक हार्ट है जो व्यक्ति के शरीर के अंदर पाया जाता है, ना कि इधर वाला। ये हार्ट नहीं है, ये तो हमारा बुंदेलखंडी हार्ट है, इसको हार्ट नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो इस वहम में नहीं रहना है कि ये हार्ट है। आगे फिर क्या है, हृदय। अब हृदय के बारे में, हृदय क्या है? हृदय की स्थिति जो है, यानी कि हृदय कहाँ पाया जाता है, तो बक्ष गुहा यानी कि छाती में बाईं ओर पाया जाता है। जो हमारा बक्ष गुहा है, बक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर पाया जाता है हृदय। तो इसकी यह स्थिति होती है बाईं ओर, दोनों फेफड़ों के बीच, डायफ्राम के ऊपर, जो हमारा दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, अब दोनों फेफड़ों के बीच, यानी कि इस एरिया में हल्का सा, बक्ष गुहा में हल्का सा बाईं ओर दोनों फेफड़ों के बीच पाया जाता है, डायफ्राम के ऊपर। डायफ्राम नीचे होता है। और जो हमने श्वसन प्रक्रिया पढ़ा है कि डायफ्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान होता है। यदि डायफ्राम का खराब हो गया तो श्वसन की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो डायफ्राम के ऊपर दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है, हल्का बाईं ओर पाया जाता है। वजन इसका लगभग 300 ग्राम होता है। हार्ट का वजन लगभग कितना होता है, 300 ग्राम इसका वजन होता है। पेशी अंग क्या होता है, इसको मायोजेनिक बोला जाता है, मांसपेशियों को, इसकी हार्ट की पेशियों को। आकार इसका कैसा होता है, त्रिभुजाकार बोल सकते हैं, त्रिकोणाकार बोल सकते हैं, शंकुआकार, मुट्ठी के बराबर, किसी भी प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं, त्रिभुजाकार, शंकुआकार, मुट्ठी के आकार का या त्रिकोणाकार, किसी भी नाम से इसको हम संबोधित कर सकते हैं। हृदय का एक ऐसा, हृदय का यह आकार होता है। अध्ययन, यदि हम बात करें हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। यदि हमें हार्ट का अध्ययन करना हो तो उस चीज के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी कहते हैं। आवरण यानी कि इसके बाहर जो आवरण, जो परत लगी रहती है, उस परत को क्या बोलते हैं हम, पेरिकार्डियम नाम की झिल्ली होती है। क्या होती है उसमें, पेरिकार्डियम नाम की झिल्ली होती है। इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है। इस द्रव को क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल। इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, इस द्रव को क्या कहा जाता है, तो पेरिकार्डियल इसके द्रव को कहा जाता है। इसका पंप करना, इसका कार्य क्या है, रक्त को पंप करना। हृदय का कार्य क्या होता है, रक्त को पंप करना। रक्त, हृदय क्या है, एक पंपिंग अंग है, इसमें रक्त का पंपिंग किया जाता है।
1 मिनट में लगभग 4 से 5.5 लीटर या 4.5 से 5 लीटर रक्त 1 मिनट में पंप कर देता है। लीटर रक्त को पंप करता है। 1 मिनट में लगभग 4.5 से 5 लीटर रक्त को हृदय के द्वारा पंप कर दिया जाता है। हृदय क्या है? एक पंपिंग अंग है। यहाँ पर और कुछ कार्य नहीं होता है। ये सब तो फालतू की चीजें होती हैं जो किले पर बना के आ जाते हैं, है ना। हृदय का काम होता है सिर्फ रक्त को पंप करना, रक्त को पंप करना। हार्ट को हम क्या बोलते हैं? हृदय को पंपिंग अंग कहते हैं। हृदय के कक्ष यानी कि हृदय के कितने भाग होते हैं? हृदय के कितने भाग होते थे? हृदय के 4 भाग होते हैं। प्रमुखतः यदि हम बात करें तो 2 भाग होते हैं, आलिंद और निलय। ऊपरी हिस्से को आलिंद बोलते हैं, निचले हिस्से को निलय बोलते हैं। फिर उनको 4 कैसे कक्ष हो जाते हैं? एक दायां हिस्सा, एक बायां हिस्सा। यहाँ यदि हम देखें, यदि एक इस प्रकार से यदि हम बना दें इसको कि मान लेते हैं एक हार्ट है, ये हार्ट है, अब ये दायां हिस्सा, ये राइट हिस्सा, और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हिस्सा। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? आलिंद होता है, यानी कि आर्टियम होता है। तो दायां आलिंद, बायां आलिंद, और इसे क्या होता है? नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? निलय, यानी कि वेंट्रिकल, यानी कि बायां दायां निलय और बायां निलय। इसके 4 हिस्से होते हैं। कौन कौन सा? दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां आलिंद, या आप इधर भी देख लो इसको, राइट एंट्रियम और राइट वेंट्रिकल। दायां निलय, बायां निलय, यानी कि लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर हमें हृदय के 4 भाग देखने के लिए मिलते हैं। चारों का अपना अपना अलग अलग काम होता है। आगे ये हृदय के बल्ब वगैरह दिए गए हैं कि हृदय जो है, जो आपने यहाँ पढ़ा है, 4 होते हैं, 1 2 3 4। तो इसमें कौन कौन से कक्ष होते हैं, कौन कौन से इसमें बल्ब होते हैं? जैसे हम बात करें ट्राइकस्पिड बल्ब, ट्राइकस्पिड बल्ब ये कहाँ पाया? दायां आलिंद व दायां निलय के मध्य पाया जाता है। दायां आलिंद व दायां निलय के मध्य पाया जाता है ट्राइकस्पिड बल्ब, यानी कि यहाँ पर पाया जाएगा ट्राइकस्पिड बल्ब। और यदि हम बात करें आगे, कौन सा है? बाइकस्पिड या माइट्रल, बाइकस्पिड या माइट्रल, ये बायां आलिंद और बायां निलय के मध्य पाया जाएगा। बाइकस्पिड कहाँ पाया जाएगा? बायां आलिंद व बायां निलय के मध्य, यानी कि इधर पाया जाता है बाइकस्पिड बल्ब। ये ट्राइकस्पिड बल्ब दायां आलिंद दायां निलय के मध्य, बाइकस्पिड बल्ब बायां आलिंद बायां निलय के मध्य पाया जाता है। फिर इसके बाद यदि हम देखें पल्मोनरी यानी कि फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी दायां निलय व फेफड़ों के मध्य। फुफ्फुस धमनी कहाँ पाई जाती है? दायां निलय व फेफड़ों के मध्य पाया जाता है। यहाँ के क्या है? दायां निलय। यहाँ से बाद जो फेफड़ों को जोड़ती है, यानी कि हार्ट फेफड़ों तक जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ से फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी जहां पर अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस धमनी बायां निलय से फेफड़ों तक जाती है। इधर हम बोल सकते हैं इसको फेफड़े, लंग्स, यहाँ लंग्स में जाके जुड़ जाता है। इसके बाद क्या रहेगा? एओर्टिक, एओर्टिक यानी कि बायां निलय व शरीर या एओर्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये बायां निलय से शरीर की ओर निकल जाता है। तो इतने बल्ब आपको याद रखना है। ट्राइकस्पिड बल्ब दायां आलिंद दायां निलय के मध्य, बाइकस्पिड बल्ब बायां निलय बाएं आलिंद बाएं निलय के मध्य, पल्मोनरी यानी कि फुफ्फुस धमनी कहाँ पाई जाती है? दायां निलय और फेफड़ों के मध्य, और एओर्टिक यानी कि महाधमनी इसको बोला जाता है, बायां निलय से शरीर की ओर रक्त को ले जाती है। अभी और आगे भी हमें इसके बारे में मिलेगा चीज। इसके पहले एक मोटिवेशन आ गया। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। कि ऐसे नहीं है, किस्मत के द्वारा आपकी कामयाबी को तय करना
तय किया जाता है, ऐसा नहीं है। यदि आपके हौसले बुलंद हैं, आपका प्रयास मजबूत है, तो आप जरूर कामयाबी हासिल करते हैं। आपकी कामयाबी आपके जो हौसले हैं, आपका जो तरीका है, वो डिसाइड करता है। तो अब आपको किसी किस्मत या किसी के भरोसे नहीं बैठना है। अग्निवीर का सपना आपने देखा है, तो इस अग्निवीर के सपने को पूरा भी आपको ही करना है। तो अब इस अग्निवीर के सपने को पूरा करने के लिए जोर से जोरदार जबरदार एकदम मेहनत करनी है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, और एग्जाम क्वालिफाई के करने के बाद फिर एकदम से फिजिकल के लिए लग जाना है और फिजिकल भी क्वालिफाई करना है। और इस सीजन में यानी कि इस साल हमें वर्दी पहनकर जरूर बिल्कुल आना है। चलिए आगे शुरू करते हैं। रक्त का संगठन, यानी कि जो रक्त है, जो ब्लड है, वह किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त में कितने प्रकार के? दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा, एक रुधिराणु। जो प्लाज्मा होता है वह तरल पदार्थ होता है, जो रुधिराणु होते हैं वो पार्टिकल यानी कणिकामय पदार्थ होता है। प्लाज्मा लगभग 55% पाया जाता है। कितना प्रतिशत? लगभग 55% पाया जाता है। रुधिराणु लगभग 45% पाया जाता है। रुधिराणु यानी कि ब्लड कार्पल्स यानी कि कणिकामय हिस्सा जो होता है। अब यदि हम बात करें रुधिराणु यानी कि कणिकामय हिस्सा जो होता है, उसमें तीन हिस्से होते हैं, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु। तीन प्रकार की चीजें पाई जाती है इस 45% हिस्से में। बाकी प्लाज्मा लगभग 55% हमें देखने के लिए मिलता है। अब यदि हम बात करें इधर, यदि थोड़ी सी हम चीज बताएं आपको कि रक्त को दो भागों में हमने बांट दिया, प्लाज्मा और रुधिराणु यानी कि कणिकामय हिस्सा। अब इस प्लाज्मा लगभग 55% है और ये लगभग 45% है। अब इस 55% में यदि हम बात करें तो प्रोटीन होता है और जल होता है। प्रोटीन होता है लगभग 10%, 8 से 10 या 10 से 12 बोल सकते हैं, और जल होता है इसमें लगभग 90%। जल होता है लगभग 90%। इसमें आरबीसी, इसमें क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो पूरा जो रक्त है 100% रक्त है। इसमें से यदि हम बात करें ओवरऑल कितने प्रकार से क्या चीजें पाई जाती हैं, तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि लगभग 55% यानी कि 100% यहाँ रेशियो होगा, 100% यहाँ रेशियो होगा। अब इस 100% में से 55% प्लाज्मा है, रुधिराणु है जो वह 45% है। इसमें से लगभग 99% 98% आरबीसी होता है, बाकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का होता है। अब सबसे ज्यादा प्लाज्मा, और प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या है? पानी है। सबसे ज्यादा प्लाज्मा है और प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या है? पानी है। तो ओवरऑल हम समझ सकते हैं कि जो रक्त है, रक्त का सबसे ज्यादा हिस्सा पानी का है। कैसे पानी का है? आप देख रहे हैं प्लाज्मा 55% है, रुधिराणु 45% है। प्लाज्मा में भी 10% प्रोटीन है, 90% पानी है। यानी कि रक्त का जो ज्यादातर हिस्सा कवर होता है वह पानी के माध्यम से कवर होता है। तो ज्यादा कुछ टेंशन वाली चीजें नहीं होती हैं। लोग बाग क्या है, कतराते हैं, इतराते हैं ब्लड डोनेट करने से। यदि लोग सक्षम है, उनकी बॉडी स्वस्थ है, वो ब्लड डोनेट करने की स्थिति में है, तो वह ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि रक्त का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पानी के द्वारा कवर कर लिया जाता है। पानी, नॉर्मल पानी से ही रक्त का ज्यादा हिस्सा कवर कर लिया जाता है। और वैसे भी रक्त का डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट सबका अपना अपना एक समय पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है। 4 से 5 दिन, 20 से 120 दिन, लगभग 8 दिन, 2 सप्ताह है। लगभग इन टाइम पीरियड में रक्त ऑटोमेटिक खत्म होता रहता है, बनता होता है, बनता रहता है, खत्म होता रहता है, बनता रहता है। चलिए इसकी और कहानी अभी आगे देखने के लिए मिलेगी हमें। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? एक गाढ़ा द्रव पीला रंग का होता है। गाढ़ा द्रव है जो कि पीले रंग का होता है। 90 से 92% इसमें क्या होता है? जल होता है। और 8 से 10% क्या होता है? इसमें प्रोटीन होता है, या अन्य पदार्थ हम बोल सकते हैं। अन्य पदार्थ विटामिन
खनिज तत्व, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब चीजें बाकी हमें मिल जाती हैं। बाकी 90% लगभग क्या होगा, यहाँ द्रव हमें देखने के लिए मिलता है। मुख्य प्रमुख प्रोटीन जो प्लाज्मा में जो प्रमुख रूप से प्रोटीन पाए जाते हैं वह कौन कौन से? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन होता है, सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है। कौन सी? एल्ब्यूमिन। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन एल्ब्यूमिन। ग्लोब्यूलिन, अगली प्रोटीन कौन सी है? ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षी यानी कि प्रतिरक्षा एंटीबॉडी का निर्माण करती है। हिस्टामिन नाम का एक रसायन होता है जो एलर्जी हेतु उत्पन्न किया जाता है ग्लोब्यूलिन द्वारा। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, यह प्लाज्मा प्रोटीन है जो एलर्जी हिस्टामिन एलर्जी यानी प्रतिरक्षी एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। हिस्टामिन नाम का रसायन स्राव करके एलर्जी हेतु इस रसायन का, हिस्टामिन नाम के रसायन का स्राव करते हैं। छींक वगैरह आ जाती है तो वो हिस्टामिन रसायन का स्राव होता है तो हमें एलर्जी होती है और छींक वगैरह इस चीजें आ जाती हैं। फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रामिन, दो प्रोटीन इंपोर्टेंट है, फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रामिन, दोनों ही रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन होते हैं। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रामिन दोनों ही काय का काम करते हैं? रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रामिन दोनों कहाँ पाए जाते हैं? रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं। हेपेरिन नाम का एक प्रोटीन होता है, हेपेरिन नाम के प्रोटीन का काम क्या होता है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रामिन जो यहाँ पर प्रोटीन आपने पढ़े हैं, इनका काम होता है रक्त का थक्का बनाना, और इसका काम होता है रक्त शरीर के अंदर रक्त का थक्का ना बनने देना, क्योंकि शरीर में तो वो भी पाए जाते हैं, हेपेरिन और फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रामिन, हेपेरिन सब कुछ पाया जाता है, तो सबका अपना अपना काम है। फाइब्रिनोजन प्रोथ्रामिन का काम क्या है? रक्त का थक्का बनाना, लेकिन शरीर से बाहर ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद। और हेपेरिन का काम क्या होता है? शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, लेकिन जैसे शरीर से बाहर आएगा और मिश्रित वायु के संपर्क में आएगा तो वह निष्क्रिय हो जाता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने में मदद करता है, रोकने वाली प्रोटीन होती है हेपेरिन, रोकने वाली प्रोटीन होती है हेपेरिन। रक्त की जो क्षारीयता का कारण है वह प्लाज्मा में लवण की उपस्थिति होती है। रक्त में क्षारीयता का पाई जाती है, 7.4 का जो पीएच होता है, वह प्लाज्मा में पाए जाने वाले जो लवण होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण यह देखने के लिए हमें मिलती है। रक्त कणिकाओं का तुलनात्मक विवरण, यानी कि अब रक्त कणिकाओं का विवरण पढ़ेंगे हम। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी एकत्रित हम यहाँ पर कर रहे होंगे। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिका के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इसका दूसरा जो नाम है वह एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो निर्माण है वह कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में, यानी कि जब खत्म होगा, डेथ होगी इस आरबीसी की, तो यह कहाँ जाएगा? प्लीहा स्प्लीन में जाता है। इसकी संख्या लगभग 50 से 55 लाख पर 100 ml, यानी कि लगभग ओवरऑल इसको याद रखो 50 से 55 लाख इसकी संख्या, आरबीसी की संख्या हमें देखने के लिए मिलती है। इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, यानी कि 120 दिन के बाद एक ऑटोमेटिक आरबीसी जो सेल है वह खत्म होती है। तो साइकिल वो तो चलता रहता है, खत्म होगी दूसरी बनेगी, खत्म होगी दूसरी बनेगी, ऐसा सर्कुलेशन चलता रहता है। इसका कार्य गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी पोषक तत्व वगैरह है उन सब का क्या करना? परिवहन करना आरबीसी का महत्वपूर्ण कार्य है। आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन परिवहन करना, जीवन काल 120 दिन, निर्माण अस्थि मज्जा में, वर्णक हीमोग्लोबिन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आरबीसी में कौन सा वर्णक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक आरबीसी के अंदर पाया जाता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? उभयावतल या गोलाकार बोल सकते हैं उसको हम, उभयावतल या गोलाकार, अंडाकार, इन नामों से इसको हम जानते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं। इसका आप इमेज देख रहे होंगे, इस प्रकार से आरबीसी का आकार हमें देखने के लिए मिलता है। फिर क्या है? डब्ल्यूबीसी, यानी कि ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है? डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। इसको सफेद रक्त कणिकाओं के नाम से, व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण पीली अस्थि मज्जा, पीत अस्थि मज्जा भी इसको बोला जाता है। पीत अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा, पीला अस्थि मज्जा के नाम से इसको जानते हैं, जहां डब्ल्यूबीसी का निर्माण होगा। इसकी मृत्यु कहाँ? रक्त में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी संख्या लगभग 6000 से 9000 होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या लगभग 6000 से 9000 इसकी संख्या होती है।
इसका जीवन काल लगभग 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिन 6 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक सेल्स खत्म होती है, फिर बनती है, खत्म होती है, फिर बनती है, सर्कुलेशन इसमें भी चलता रहता है। इसका कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का कार्य जो करता है वह कौन करता है? WBC के द्वारा ही रोगों से लड़ने का कार्य किया जाता है। WBC हमारे शरीर में कोई भी वायरस आया, कोई भी बैक्टीरिया आया, कोई भी रोग उत्पन्न हो रहा है तो उससे लड़ने में हमें सक्षम बनाता है। WBC को क्या कहा जाता है? कोशिका का या हमारे शरीर का सिपाही कहा जाता है। सिपाही जो क्या काम करते हैं? हमारी रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। रोग वोग जैसे आएंगे उनको कूटेंगे, काटेंगे, पटकेंगे और शरीर से बाहर कर देंगे, नष्ट कर देते हैं। अब ये 5 प्रकार के होते हैं। WBC कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसका कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक, जीवन काल लगभग 3 से 4 दिन या 3 से 5 दिन, 2 से 5 दिन होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। जो WBC है वह कितने प्रकार का होता है? WBC 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल। 5 प्रकार का होता है हमारा WBC, जिसका अपना अपना अलग अलग कार्य रहता है। कोई रोग की पहचान करेगा, कोई उसको पकड़ेगा, कोई उसको घेरेगा, कोई चिल्लाएगा, कोई मारेगा, कूटेगा, कोई अपशिष्ट को खाकर खत्म कर देगा। क्या है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल किसका हिस्सा है? न्यूट्रोफिल हमारा WBC का ही हिस्सा होता है। इसका क्या कार्य होता है? इसकी संख्या में सर्वाधिक पाया जाता है, यानी कि WBC में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? न्यूट्रोफिल की ही होती है। लगभग 60 से 70% न्यूट्रोफिल का हिस्सा होता है। ये संक्रमण जैसे बैक्टीरिया या फंगस या जो भी चीजें होती है इससे लड़ने वाली पहली रक्षा पंक्ति है। इनसे लड़ने के लिए सबसे पहला कदम, या ये बोलता है तुम्हें आगे जाने से पहले मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा, इसी का डायलॉग है। जैसे रोगाणु वगैरह आएंगे, बैक्टीरिया वगैरह, फंगस वगैरह जैसे भी आएंगे तो ये पहले खड़ा हो जाएगा उनसे निपटने के लिए। तो सबसे पहला क्या बोलेंगे इसको? पहली रक्षा पंक्ति के नाम से जाना जाता है न्यूट्रोफिल को, जो WBC का सबसे ज्यादा हिस्सा कवर किए रहता है, 60 से 70%। लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC है। सबसे छोटी WBC कौन सी है? लिम्फोसाइट। ये एंटीबॉडी बनाकर वायरस व संक्रमण से रक्षा करते हैं। लिम्फोसाइट क्या करते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं और वायरस व संक्रमण से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। अगला है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या है? यह सबसे बड़ी WBC है। सबसे छोटी WBC कौन सी है? सबसे छोटी है लिम्फोसाइट, सबसे बड़ी कौन सी है? मोनोसाइट। और संख्या में सबसे ज्यादा कौन है? न्यूट्रोफिल। तो तीनों पॉइंट याद रखने योग्य है। मोनोसाइट या क्या है? यह सबसे बड़ी WBC है। ये मैक्रोफेज बनकर मृत कोशिकाओं और रोगजनकों को साफ कर देते हैं, यानी कि जो मैक्रोफेज बनकर मृत कोशिकाओं व रोगजनकों को, जैसे क्या होता है, जैसे आएगा इसमें जो रोगाणु वगैरह आएगा उनको कुचल फुचल दिया जाएगा, अपशिष्ट बचेगा, तो अपशिष्ट कहाँ जाएगा? रक्त में रहेगा तो फिर अशुद्धि फैल जाएगी, तो उस अपशिष्ट को खाकर खत्म कर देता है मोनोसाइट, उनको खाकर खत्म कर देता है, पचा देता है। इओसिनोफिल। फिर कौन सा है? इओसिनोफिल। यह क्या है? परजीवी संक्रमण और एलर्जी प्रतिक्रियाओं में सक्रिय होता है। इओसिनोफिल क्या करता है? परजीवी संक्रमण व एलर्जी प्रतिक्रियाओं में सक्रिय होता है इओसिनोफिल। बेसोफिल क्या है? यह सबसे कम मात्रा में 1% से कम मात्रा में पाया जाता है बेसोफिल। एलर्जी के दौरान हिस्टामिन छोड़ते हैं। क्या कहते हैं? एलर्जी के दौरान हिस्टामिन छोड़ती है, छींक वगैरह आती है, हिस्टामिन रसायन के द्वारा ही छींक वगैरह हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो सबसे कम संख्या में WBC में सबसे कम संख्या बेसोफिल का, सबसे ज्यादा संख्या किसका है? न्यूट्रोफिल का। और सबसे छोटी WBC कौन सी है? लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी WBC कौन सी है? मोनोसाइट। सबका अपना अपना यहाँ पर कार्य। ओवरऑल पूरा WBC क्या कार्य करता है? हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें उत्पन्न कराता है या रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें प्रदान करता है। फिर एक मोटिवेशन, आपको तब तक जीतने से कोई नहीं रोक सकता जब तक आप रुकने को तैयार ना हो। ऐसी संसार की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके जब तक आप खुद ना सोचें। यदि आपने सोच लिया कि आपको कुछ काम करना है तो फिर आप करके ही उसको मानोगे। यदि आप दृढ़ संकल्पित हो जाओगे, खुद से मजबूत बने रहोगे। यदि आप ही कमजोर पड़ जाएंगे तो फिर संसार की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपसे वह कार्य करा ले।
तो व्यक्ति खुद के बलबूते, खुद की दम पर, खुद सोचकर, खुद दृढ़ संकल्पित होकर ही कुछ कार्य कर सकता है। यदि आपने सपना देखा है तो वो सपना भी पूरा आपको ही करना पड़ेगा। और अग्निवीर फौज में आपको जाना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए, प्लेटलेट्स फिर कौन सा है? इसका हमारा तीसरा हिस्सा प्लेटलेट्स, इसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। दोनों चीजें हमने पढ़ ली, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। अब तीसरा हिस्सा है प्लेटलेट्स, जिसका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। इसका निर्माण भी कहाँ? पीत अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। इसकी संख्या लगभग 1.5 लाख से लगभग 4.5 लाख यहाँ देखने के लिए मिलती है। इसका जीवन काल 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन इसका साइकिल होता है। इसका कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। जो व्यक्ति को कट फट जाता है, खून बाहर निकल आता है, तो वहां कुछ समय बाद देखने के लिए मिलता है ना, रक्त बहना रुक जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये प्लेटलेट्स जो है महत्वपूर्ण चीज है, जो रक्त का थक्का बनाने में हमारी मदद करता है। तो प्लेटलेट्स के द्वारा ही रक्त का थक्का बनाया जाता है। बाकी फाइब्रिनोजन, प्रोथाम्बिन, प्रोटीन भी हम पढ़ के आए हैं, उसकी मदद से भी क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। इसका ये आकार भी देख सकते हैं। हृदय में रक्त का प्रवाह क्रम अब क्या है? हृदय में यानी कि हार्ट है, हार्ट के हम हिस्से पढ़ के आए हैं, 4 हिस्से होते हैं प्रमुखतः, 2 हिस्से आलिंद और निलय, बायां दायां आलिंद निलय जो होते हैं 4 हिस्से हो जाते हैं। तो अब इस शरीर में, शरीर से हृदय में, हृदय से शरीर में रक्त का प्रवाह क्या होने वाला है? तो सबसे पहले जो रक्त रहेगा वो शरीर से शुरू होगा। शरीर में हम बोल सकते हैं इसको केशिका होती है। क्या होती है? केशिका, जहां शुद्ध व अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त होता है। शुद्ध व अशुद्ध रक्त दोनों प्रकार का रक्त यहाँ पर होता है। फिर यहाँ से होगी सिरा, छोटी सिरा, सिरा, फिर महासिरा, जिसको वेना कावा बोला जाता है। यहाँ से कहाँ जाएगा? महासिरा के माध्यम से दाएं आलिंद में जाएगा। दाएं आलिंद से फिर कहाँ जाएगा? दाएं निलय में जाएगा। दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी यानी कि फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में जाएगा। और फेफड़ों में क्या मिलेगा? श्वसन तंत्र में हमने पढ़ा है, एल्वियोली जो वायु कोष्ठ होते हैं, वहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में आके रक्त मिलता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है, और रक्त में ऑक्सीजन का मिलना ही रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है। तो यहाँ पर रक्त शुद्ध होगा। और फिर पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा यानी कि फुफ्फुस सिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में पहुंचेगा, बाएं आलिंद से बाएं निलय में पहुंचेगा, और बाएं निलय से फिर एओर्टा यानी कि महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह कर लिया जाता है। ओवरऑल यदि हम इस चीज को यदि डिफाइन करना चाहें तो हमारा शरीर, शरीर में होती है केशिका, केशिका में शुद्ध व अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त होता है। फिर केशिका से छोटी सिरा, छोटी सिरा से सिरा, फिर सिरा से महासिरा, महासिरा से दायां आलिंद, दायां आलिंद से दायां निलय, दायां निलय से फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा, फेफड़ों में हो जाएगा रक्त शुद्ध, फिर फेफड़ों से फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा से जाएगा आपका बायां आलिंद, बाएं आलिंद से बाएं निलय, बाएं निलय से आपका महाधमनी, और महाधमनी से पूरे शरीर में। इस प्रकार से पूरा ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है। अब यहाँ पर आपको 2 चीज देखने के लिए मिल रही होगी, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा। 2 चीजें क्या है ये? फुफ्फुस धमनी व फुफ्फुस सिरा। कहाँ गया? फुफ्फुस सिरा यानी कि पल्मोनरी सिरा। 2 यहाँ पर आपको मिलेंगे। हालांकि इन चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। धमनी का कार्य क्या होता है? शुद्ध रक्त का प्रवाह करना। सिरा का कार्य क्या होता है? अशुद्ध रक्त का प्रवाह करना। लेकिन फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस सिरा क्या होती है? अपवाद होती है। फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस सिरा क्या होती है? अपवाद होती हैं, जो फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त, फुफ्फुस सिरा से शुद्ध रक्त का प्रवाह किया जाता है। ये सर्कुलेशन आपको याद रखना है कि कहां से कहां शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। ये आपको सर्कुलेशन अच्छे से याद रखना है। रक्त से संबंधित रोग, कि रक्त में कौन कौन से रोग यहाँ देखने के लिए हमें मिलते हैं। हालांकि अभी ये जो धमनी और सिरा हमने पढ़ी है, इसके बारे में आगे पूरा डिफाइन रहेगा कि कौन कौन से रक्त में, यानी कि धमनी क्या होती है, सिरा क्या होती है, किससे किस प्रकार का रक्त का प्रवाह यहाँ देखने के लिए मिलता है। इसके पहले थोड़ा सा स्लाइड आगे तो इसको पढ़ लेते हैं कि क्या रहेगा। रक्त संबंधित रोग, यदि हम बात करें एनीमिया, एनीमिया कैसे होगा? यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, उस स्थिति को क्या बोलते हैं हम? एनीमिया।
ल्यूकेमिया क्या होगा, WBC की अधिकता, ल्यूकोसाइड बोला जाता है WBC को, और WBC की अधिकता से क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइड, ल्यूकोमिया। हीमोफीलिया रक्त जमने में कमी, जब ब्लड का थक्का हमने बताया प्लेटलेट्स के द्वारा रक्त का थक्का बनता है, प्रोथ्रामिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन के द्वारा रक्त का थक्का बनता है, लेकिन जब रक्त का थक्का ना रक्त जमे तो उसको बोला जाता है हीमोफीलिया, रक्त जमने में कमी। यह एक प्रकार से अनुवांशिक बीमारी होती है, रक्त ना जमना। थैलेसीमिया ये क्या है, अनुवांशिक बीमारी है। थैलेसीमिया भी क्या है, एक अनुवांशिक बीमारी है। इन बीमारियों को आपको याद रखना है। एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी, ल्यूकेमिया WBC की अधिकता हो जाना, हीमोफीलिया रक्त न जमना, और थैलेसीमिया भी क्या है, एक अनुवांशिक बीमारी है, और ये भी क्या है, एक प्रकार से अनुवांशिक बीमारी ही होती है। रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, RBC का कब्रिस्तान, शमशान किसे कहा जाता है, प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है RBC का कब्रिस्तान, क्योंकि यहाँ रक्त आएगा, खराब रक्त भंडारित किया जाएगा, तो यहाँ पर रक्त स्टोरेज कर लिया जाता है, तो इसका प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली को ही कहा जाता है कब्रिस्तान, शमशान, ग्रेवयार्ड, या इसी को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। यह शरीर का ब्लड बैंक भी इसको कहते हैं, इसको शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं, किसे, स्प्लीन, तिलिहा या पिल्ली को ही। RBC का आकार कैसा होता है, द्विअवतलाकार और व्यावतलाकार, ये हम पहले डम्बलाकार, ये इस प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं। केंद्रक, हाँ, जो RBC है, क्वेश्चन बनता है RBC में केंद्रक पाया जाता है, मस्तिष्क पाया जाता है कि नहीं, तो उत्तर होगा RBC में मस्तिष्क केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, क्षेत्रफल की कमी के कारण। RBC में ऑलरेडी अपने हिसाब से क्षेत्रफल होता है, अब यदि इसमें क्या होगा, केंद्रक होगा तो उसके क्षेत्रफल में कमी होगी, क्षेत्रफल में कमी होगी तो प्रवाह बड़ी स्पीड से होगा, इसका एक ब्लड प्रेशर निश्चित होता है। यदि केंद्रक होता तो इसमें प्रवाह एक स्पीड इसकी बढ़ जाती है, क्या बोलते हैं, सघनता ज्यादा हो जाती है। WBC में पूछेगा, WBC में केंद्रक होता है, उसमें मस्तिष्क होता है, तो दोनों पॉइंटों को याद रखना है। केंद्रक क्या है, स्तनधारियों की RBC में केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारी यानी कि जो मनुष्य होता है, लेकिन अपवाद होता है, ऊंट, लामा, जिराफ, इनके केंद्रक में, इनमें केंद्रक होता है, इनमें केंद्रक क्या है, पाया जाता है। ऊंट, लामा, जिराफ जो होता है इनमें केंद्रक पाया जाता है, बाकी स्तनधारियों में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अनुपात, रक्त में RBC व WBC का अनुपात लगभग 600:1 होता है, अनुपात याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। RBC का बेकार, RBC कमी से एनीमिया, अधिकता से पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। एनीमिया तो हमने पढ़ लिया, RBC की कमी से होता है, लेकिन ये भी याद रखो पॉलीसाइथेमिया RBC की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया की स्थिति बनती है। WBC की बेकार यानी कि कमी से इसको क्या बोलेंगे, ल्यूकेमिया बोला था, ल्यूकेमिया सुधार लेना है इसको, ल्यूकेमिया क्या बोलेंगे इसको, ल्यूकेमिया। अधिकता से ल्यूकोसाइटोपेनिया या ल्यूकोसाइटोपेनिया, ल्यूकेमिया इसका इधर इंग्लिश में लग गया है इसका। WBC विशेष क्या है, इससे शरीर का प्रथम सैनिक या रक्षक या पुलिसमैन या सिपाही या रक्षक इसको कहा जाता है, इसके इतने नाम चलते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। WBC का क्या है, प्रथम सैनिक, पुलिसमैन, सिपाही, रक्षक, इसको WBC को शरीर का कहा जाता है। केंद्रक युक्त यानी कि इसमें केंद्रक पाया जाता है, रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, बट RBC का रंग कैसा होता है, लाल होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन बढ़त के कारण होता है। अब यदि हम एक बात करें कि RBC में केंद्रक पाया जाता है, तो भैया RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, स्तनधारियों के RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, क्षेत्रफल के कारण। लेकिन यदि हम इसको इस तरीका से समझना चाहें कि RBC का काम क्या होता है, पूरे शरीर में पोषक तत्वों को, ऑक्सीजन को, अपशिष्ट को प्रवाह करना, ले आना समान प्रकार से। अब यदि RBC में मस्तिष्क होता, और दिमाग वाले लोग तो होते हैं ऐसे ऊटपटांग टाइप के, कभी उसको गुस्सा आ गई RBC को, अरे आज मेरा मन नहीं है, कौन यहाँ से वहाँ ऑक्सीजन लेके जाए, तो दिक्कत हो जाती। ऑक्सीजन की किसी शरीर में कमी हो जाएगी तो वहाँ अंग कार्य करना बंद कर देगा, रक्त का प्रवाह नहीं होगा किसी अंग में, तो वहाँ क्या होगा, अंग कार्य करना बंद कर देगा, शिथिल हो जाएगा वह अंग। इस कारण से हम समझ सकते हैं कि यदि RBC में दिमाग पाया जाता तो लोग बीमारी पड़ते रहते, कब RBC का दिमाग खराब हो जाए और वह प्रवाह करना बंद कर दे। लेकिन WBC में केंद्रक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि उसको लड़ना है रोगों से,
और लोगों से लड़ने के लिए चालाकी, होशियारी, चतुराई, हर एक चीज चाहिए रहेगी, तो WBC में केंद्रक पाया जाता है। तो सिंपल सा तरीका है कि WBC को लड़ाई लड़नी है, इसलिए उसमें दिमाग होना जरूरी है। RBC को लड़ाई लड़नी नहीं है, उसको तो यहाँ से वहां बस सीधा जाना है, तो इसको बोलते हैं अपने बुंदेलखंडी भाषा में गऊ, बिल्कुल सीधा शरीफ इंसान। तो उसको काम है ऑक्सीजन लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आना, तत्वों को लेके जाना। इस तरीका से हम समझ सकते हैं कि WBC में केंद्रक होता है, RBC में केंद्रक नहीं होता। अब बात है RBC का, ऊंट, लामा और जिराफ। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, इधर आ जाएगा ये ब्लड ग्रुप। अच्छा, एक काम करेंगे, हम ब्लड ग्रुप जो रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। रक्त ग्रुप, ब्लड ग्रुप, रक्त वाहिनियां यानी कि धमनी, सिरा, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे होंगे। वैसे आज आपके लिए इतना ही रहने देते हैं। आप MG क्लासेस जो पृथ्वीपुर का यूट्यूब चैनल है, यहाँ आप वीडियो देख ही रहे हैं। अब आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना है। साथ ही लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, और यदि नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर देना है। दूसरी चीज़, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन रहता है अपडेटेड नेक्स्ट वीडियो का, वो आपको प्राप्त हो सके। MG क्लासेस का टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप जरूर ही ज्वाइन हुए, ताकि आपको क्लास PDF, क्लास नोट्स, जो भी चीज़ रहती है, शॉर्ट नोटिस वगैरह, वो इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस बार पक्का सभी के सभी विद्यार्थी अग्निवीर में सिलेक्शन लेके आएंगे। धन्यवाद।